नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय चंपावत विधानसभा के दौरे में आज सुबह जहां माता पूर्णागिरि के दर्शन किए और मां पूर्णागिरि धाम टनकपुर पहुंचे, तो वहीं माता पूर्णागिरि के दर्शन के बाद सीएम धामी ने टनकपुर के शारदा घाट क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक कैलाश गहतोड़ी व स्थानीय प्रशासन के साथ दौरा किया। वहीं शारदा नदी से घाट क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद सीएम ने टनकपुर के एजेपी अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज सभागार में पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय जनता से संवाद किया। इसके साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि टनकपुर चंपावत विधानसभा की जनता का उन्हें अपार स्नेह मिला है। वह सभी कार्यकर्ताओं व क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने चुनाव के समय उनके बीच आकर उन्हें जो निवेदन किया, उन्होंने उसका मान भाजपा को भारी बहुमत से जिताने का काम किया। आज जो मेरा दौरा था उसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि हमारा पूर्णागिरि धाम जो पूरे नॉर्थ इंडिया का एक प्रमुख धार्मिक आस्था का केंद्र है, श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत बड़े लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उसकी व्यवस्था और अच्छी हो। इसके साथ साथ जो हमारा टनकपुर क्षेत्र जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, उस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भी हमने आज मुआयना किया है। बूम में भी गया हूँ, यहाँ शारदा घाट में भी गया हूँ। साथ में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज का और विस्तार हो, इसमें और नया यहाँ पर नए भवन का निर्माण हो, इसमें हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण हो, मेस का निर्माण हो। इसके अलावा अन्य कार्य जो यहाँ पर हैं, इसी प्रकार से बनबसा क्षेत्र है, बनबसा क्षेत्र में भी कुछ हमारे यहाँ पर स्टेडियम से संबंधित चीज़ें हैं, अन्य कोई काम है। यहाँ पर भी जो हमारे गोठ और खत्ते हैं, उन सभी के लिए हमने एक समुचित व्यवस्था आगे करनी है। उन सब का मैंने आज जायज़ा लिया है, उनका निरीक्षण किया है और जल्दी ही उसका समाधान करने के लिए आज हमने मुख्य सचिव को उनको निर्देश भी दिए। और आज सहस्त्रधारा रोड स्थित पंचायती राज निदेशालय में विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने समीक्षा बैठक की और इस दौरान योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास कार्यों का रोडमैप तैयार करने के आदेश भी दिए गए। इस दौरान सभी जनपदों के जिला पंचायत अधिकारी और अपर मुख्य अधिकारियों से पंचायती राज मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं के विकास पर चर्चा भी की। बैठक के दौरान सतपाल महाराज ने निर्देश दिए कि पंचायतों में अच्छे आदर्श स्कूल और अस्पताल बनाए जाएं। इसके साथ ही पंचायत के रिक्त पदों को भी यथाशीघ्र भरे जाएं। वहीं 3 सालों के लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने देहरादून में बल्लूपुर से पांवटा साहिब तक के 2 लेन के हाईवे को 4 लेन किए जाने के लिए बजट मंजूर कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए 1093 करोड़ रुपए के बजट से अब इस मार्ग को और चौड़ा किए जाने का काम शुरू होगा। बागेश्वर जिले में भी एक नेशनल हाईवे को चौड़ा किए जाने के लिए 472 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी अपने सोशल मीडिया पर देते हुए गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत इस निर्माण कार्य का ब्यौरा दिया है। देहरादून में नेशनल हाईवे NH-72 के पांवटा साहिब बल्लूपुर देहरादून जो कि खंड के उन्नयन के लिए बजट मिलने से कनेक्टिविटी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। उधर गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई को अक्षय तृतीया पर्व पर पूर्वाह्न 11:15 पर ग्रीष्मकाल के लिए खोले जाएंगे। शनिवार को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन तीर्थ पुरोहितों ने पंचांग देखकर कपाट खुलने की तिथि और समय की घोषणा की है। गंगोत्री धाम के कपाट प्रत्येक वर्ष अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं और इसके बाद शीतकाल के 6 माह गंगा की पूजा अर्चना उनके मायके मुखी मठ जो कि मुखमा गांव में स्थित है गंगा मंदिर में होती है। शीतकाल में मां गंगा के दर्शन के लिए भी श्रद्धालु मुखबा ही पहुंचते हैं। वहीं प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया पर्व पर धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोले जाते हैं। इस वर्ष अक्षय तृतीया
पर्व 3 मई को मनाया जाएगा। शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति के कार्यालय में धाम के कपोटोद्घाटन की तिथि व समय की विधि विधिवत घोषणा की गई। तो शीतकाल में मां गंगा के दर्शन के लिए भी श्रद्धालु मुखबाही पहुंचते हैं। वहीं प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया पर्व पर धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोले जाते हैं। इस वर्ष अक्षय तृतीया पर्व 3 मई को मनाया जाएगा। गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई को खोले जाएंगे, तो वहीं चारों धामों में पहली यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का समय 7 अप्रैल को यमुना जयंती पर निकाला जाएगा। बता दें कि यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज पर्व पर शीतकाल के लिए बंद किए गए थे। धामों के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा भी प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में स्थित लगभग 1 साल से बंद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और प्रतिष्ठित लकड़ी का पुल गरतांग गली को 1 अप्रैल 2022 से पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। वहीं शीतकाल में गंगोत्री नेशनल पार्क पिछले साल 30 नवंबर को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि नवंबर से क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो जाती है और पार्क के इलाके में भारी बर्फबारी रहती है, जिसके बाद ग्रीष्मकाल शुरू होते ही इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है। पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र यह है कि गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में बहुत सारी पीक्स हैं, वन्य जंतुओं की भरमार है। यहाँ पर विशेष तौर से स्नो लेपर्ड, भरल, ब्राउन बियर, तिब्बतन वुल्फ और रेड फॉक्स की प्रजातियाँ हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करेंगी। इसके अलावा जो है ये प्रकृति का भरपूर खजाना है यहाँ पर। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 3 जिलों में 9 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, जबकि 8 मरीज ठीक भी हुए हैं। 194 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 92,169 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार शाम 6 बजे तक 2,261 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। बीते कुछ समय से कोरोना संक्रमण से मरीजों की मौत नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। प्रदेश के 3 जिलों में 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले में 3 संक्रमित मिले हैं। कोरोना मरीजों की कोई मौत नहीं हुई है। 8 मरीजों ने संक्रमण को मात दे दी है। इन्हें मिलाकर 88,490 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश की रिकवरी दर 96.01% और संक्रमण दर 0.40% है। गुमानीवाला के भट्टोवाला में जमीन बेचने के बाद भी कब्जा नहीं देने का मामला सामने आया है। जमीन खरीदने वाले गणेश नौटियाल जमीन पर कब्जा पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर जिलाधिकारी तक गणेश नौटियाल जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए गुहार लगा चुके हैं। सुनवाई नहीं होने से परेशान होकर अब गणेश नौटियाल ने परिवार के साथ अपनी जान देने की धमकी तक दे डाली है। बता दें कि आज गणेश नौटियाल पुत्र नाथुराम नौटियाल निवासी गुमानीवाला ने पत्रकारों के सामने अपनी पीड़ा को रखा और इस दौरान उन्होंने बताया कि 5 साल पहले उन्होंने एक महिला से 393 गज भूमि 19,65,000 रुपए में खरीदी थी। रकम देने के बाद से लगातार उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं दिया जा रहा है। जिन्होंने मुझे उस पैसे बदले 19,65,000 की ज़मीन दी गई है, 393 गज। सर वो ज़मीन इन्होंने आज किसी को परवीन चौधरी नामक इंसान को बेच दी है। तो अगर आज मैं अपनी ज़मीन में जाता हूँ, कभी ये लोग क्या करते हैं, अपनी लड़की के कपड़े फाड़ के लाते हैं, जिसका नाम भारती देवी है। उनका दामाद भोलादत्त तिवारी है, असुरपी देवी मेन मकान मालिक है और इनका एक छोटा लड़का विजय है। ये लोग गुंडागर्दी करते, कई बार मारने की धमकी दे चुके हैं सर। कई बार मेरे घर पे आके कह रहे हम अपने को जला देंगे, ये कर देंगे, करते हमसे पैसे मांगे। इस बात की गवाही में पूरे प्रधान, पूर्व प्रधान उनका सतीश प्रधान है और न्यू प्रधान, प्रेजेंटली प्रधान हरपाल राणा, जिनके सामने ज़मीन दी गई थी। और आगे सर ये अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मेरी ज़मीन दिलाई जाए और मैं अपनी भूमि में प्रवेश कर सकूँ। जिसका भी मैंने देना मैं दे सकूँ। सर मैं कर्ज से बहुत परेशान हूँ, नहीं तो मैं 10 तारीख तक अपनी सुसाइड करने की कोशिश करूँ सर, कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत उठा रहा हूँ। मेरा बस कब जीना नहीं हो रहा सर। मैं 65,000 रुपये प्रति महीना ब्याज दे रहा हूँ उस मकान के, मुझे पैसे का जो मेरी गुंजाइश नहीं सर। आज 5 साल हो गए, मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे प्लीज़। नाम क्या कहना है? मेरा नाम हरीश है। ये मेरा मकान बनाया इसने गणेश नौटियाल ने जी। तो ये बिल्कुल धोखाधड़ी कर रहा है। जो 17 लाख में मैंने गोल्ड ठेका दिया था, इसके बावजूद भी ये अभी
गलत पैसा लेना चाह रहा है, ठीक है। और ये जो है आपने जो मकान का जो पेमेंट किया था, इसकी कोई रिसीविंग है आपके पास? पैसा दिया रिसीविंग था? हमारे पास है सर, पैसा दिया था जो 17 लाख रुपए जो दिया हमने, उसका रिसीविंग है, एग्रीमेंट है, ठीक है। जितना मैं ठेका दिया था वो भी हमारे पास है एग्रीमेंट, और इसका जो काम है ये आपको दिखा चुके हैं हम। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट संसखील पावर हाउस बीजेपी नेता विनोद ज्ञानी ने बिजली विभाग में हो रही अनियमितता को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विनोद ज्ञानी का कहना है कि सल्ट क्षेत्र के कई गांवों में बिजली विभाग बिना रीडिंग चेक किए ही बिल भेजते हैं। लोगों का बिजली का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। विभाग क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की बात पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बिजली विभाग के एसडीओ अधिशासी अभियंता हमारी बात सुनने को मंजूर नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि बिजली विभाग की धांधली से ग्रामीणों में काफ़ी रोष देखा गया। कि 2 मियाँ बीवी रहते हैं घर पे, इनके बच्चे कोई घर पे रहते नहीं है, और बिल आ रखा 49,000 कुछ रुपए का बिल, और घर पे ना टीवी है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना कुछ नहीं है घर पे इनका। अब बिल इतना आने का क्या मतलब होता है? अब जब हम अधिकारी से संपर्क करते हैं तो ये अधिकारी गोल मोल में हमको जवाब देकर टाल देते हैं। ना ही इनके पास कोई कर्मचारी है काम करने को। बीच में मैंने कहा खदेरे गांव का मामला बताया इनको, मैंने कहा लॉबिंग करनी है, लॉबिंग करने को राजी नहीं है कर्मचारी। कल रात से खदेरे गाँव में लाइट नहीं है मेरे क्षेत्र में, वहाँ मैंने इनको कब से कल एसडीओ साहब को बोल दिया, एक्शन साहब को बोल दिया, जेई को बोल दिया, सुनने को राजी नहीं है। ठेकेदार आए हैं ये मुरादाबाद का आदमी कमीशन खा के ठेकेदार को लाते हैं यहाँ ऊपर, और उनसे उसके बाद यहाँ हम ट्विटर फोक देते पब्लिक के ऊपर। पब्लिक हमको परेशान कर रही है। इनको इतना झटका नहीं लगा, मरचुलमा में बहरंखाल की एक गाड़ी जली थी, तार ऊपर से टूटा हुआ था, उस झटके को लगने के बाद भी फिर भी ये लोग मानने को राजी नहीं है। ये एक के घर पे एक परिवार ऐसा बोल दिया जिस घर पे बिजली का बिल ज्यादा नहीं आ रखा, हर परिवार के घर पे ज्यादा बिल आ रखा है। ये पोखरी का मामला है, 40,000 का बिल उनका आ रखा है। साल भर में भी 2 मियाँ बीवी रहते, कैसे 40,000 का बिल आ जाएगा? ये लोग कह रहे हम संशोधन कर, क्या संशोधन कर रहे हैं लोग? ये कह रहे हमारे उच्च अधिकारी को बात करें, उच्च अधिकारी हम एक्शन को जानते हैं, कोई बड़ा उच्च अधिकारी को भी नहीं जानते यहाँ सल्ट में, यहाँ पे है नहीं। बीच में इनको क्षेत्र के जनप्रतिनिधि माननीय विधायक महेश जीना जी ने कहा था मुंडा गांव में कि यहाँ लॉबिंग करवा दो, वो करवा दो। ये जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे, ये क्या काम करेंगे यहाँ क्षेत्र में? आ गए तनख्वाह लेने को, बताइए सरकार कैसे इनको तनख्वाह दे रही है? इनके तनख्वाह पर रोक लगा दीजिए ने। हम मैं माननीय धामी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सल्ट में जो बिजली दफ्तर के जितने भी कर्मचारी इनके तनख्वाह रोक लगा दी जाए। और तो आपने इस मामले में उच्च अधिकारी से, हमारे पास एक्शन का नंबर है, एक्शन साहब से पूछते हैं, एक्शन साहब उल्टा जवाब देते हैं। वो कहते हैं मैं नया आया हूँ, पुराना एक्शन साहब कुछ काम कर भी रहते हैं, उनको भगा दिया है यहाँ से, है नहीं। अब क्या हम किसे बोले? का मीटर रीडिंग के अनुसार नहीं आ रहा है तो वो संशोधित हो जाएगा। वैसे मीटर रीडिंग के बिल में तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। शुरू हो गया है पोल बदलने का, वो सारे बदल जाएंगे पोल जो भी क्षतिग्रस्त हैं। अभी जैसे जैसे पोल मिलते जा रहे हैं, अभी हमें 95 पोल मिले थे, अभी हमारे 463 पोलों का काम है। तो अभी जैसे ही मिलते हैं हम लोगों की तरफ से कोई डिले नहीं होता है, उसमें पोल मिल नहीं पा रहे। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली जिले के देवाल विकासखंड का दूरस्थ घेस गांव, जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी ग्रामीण संचार सुविधाओं से महरूम थे, लेकिन अब देवाल में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई हैं। आपको बता दें कि घेस गांव में संचार जैसी सुविधा न होने पर पिछली सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इंटरनेट से घेस को जोड़ने के लिए वाईफाई चौपाल तकनीकी के जरिए देश और दुनिया से जोड़ने की कवायद शुरू की थी, और अब देश और दुनिया से 4G कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। बड़ी खुशी की बात है जो कि हमारे गांव में आज पूरे इलाके में हिमनी, घेस, पिनाऊ, बलान में आज टावर से लोग मतलब बड़े खुश हैं कि आज मतलब जो भी है सारी सुविधाएं टावर से पूरी सुविधाएं ले रहे हैं गांव में, और लोग बहुत ही उत्साहित और खुश हैं।
मैं विशेष करके प्रमुख जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि उन लोगों ने बहुत कोशिश की यहाँ पे बहुत जल्दी से नेटवर्क। नंदी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, मोबाइल टावर अब घेर सिमनी में पूरा काम करने लग गया है, अब आपके फ़ोन बजने शुरू हो गए हैं, कितनी खुशी है मन में? बहुत खुशी है हमको, इतनी खुशी है कि हमारे ब्लॉक प्रमुख के आभारी हैं। यहाँ से हमारा क्षेत्र बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, हिमनी गाँव हिमालय में बसा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत तैनात सभी सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। मानदेय कर बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है और इसका लाभ उत्तराखंड के लगभग 6000 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा और इसके लिए सरकार को 4038.12 लाख का अतिरिक्त वार्षिक व्यवहार उठाना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री के इस फैसले से पर्यावरण मित्रों और उनके परिजनों में खुशी की लहर है। अब जबकि बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आई है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी इस घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इनमें से संविदा दैनिक सफाई कर्मचारी को अब तक 350 रुपये, मोहल्ला स्वच्छता समिति सफाई कर्मचारियों को 275 रुपये और आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को 350 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलता था। देखिए, बीच बीच में हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, पर्यावरण मित्र हैं, उन सभी लोगों के बीच में हमने पहले भी कहा था, क्योंकि चुनाव से पहले हमने कहा था कि हम सभी का मानदेय पर प्रतिदिन का 500 रुपया करेंगे और हमारी नई सरकार के गठन होते ही हमने इसका शासनादेश निकाल दिया है। अब सभी को 500 रुपये के प्रति। और विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार से विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण विधानसभा क्षेत्र में पहुंचते ही क्षेत्र के विकास कार्य में जुट गई हैं, जिसके लिए वह जनता की समस्याओं को सुनने और इसके समाधान हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर रही हैं। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने शनिवार को कई विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान ऋतु खंडूड़ी ने विभागीय अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें गुणवत्ता और मानकों के अनुसार समय पर पूरा करें ताकि योजनाओं का लाभ आमजन को मिल सके। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे जो कार्य हो रहे हैं उनकी मैंने समीक्षा ली। आज PWD, जल संस्थान, जल निगम, नलकूप, बिजली विभाग, इन सभी विभागों के साथ मैं आज बैठी थी, पहले ये समझने के लिए कि किस तरह के कार्य यहाँ पिछले 5 साल से हो रहे हैं, उनकी कार्य प्रगति क्या है, किस स्तर पर कार्य हो रहे हैं और उसके साथ ही साथ उनसे ये भी कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं अफसरों को कि वो फ्यूचर में किस तरह का काम हमें कोटद्वार के लिए करना है, चाहे वो बाढ़ सुरक्षा के लिए हो, रोडों का डामरीकरण हो, नलकूपों को और नलकूप हमें सैंक्शन करवाने हो, बिजली को और सुदृढ़ करना हो। इस तरह की निर्देश आज विभागों को दिए गए हैं और अगले 15 दिनों में फिर एक बैठक होगी और उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। आज अफसरों के साथ खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां दून अस्पताल में कोरोना काल में उपनल और PRD के माध्यम से तैनात 610 आउटसोर्सिंग कर्मियों 31 मार्च को सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और इसके विरोध में स्वास्थ्य विभाग के कर्मी अपनी मांगों को लेकर बीते कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और उनके समर्थन में आज चक्राता से विधायक और निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी समेत कांग्रेसी नेता स्वास्थ्य कर्मचारियों के धरने पर पहुंचे और उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रीतम सिंह का कहना रहा कि सरकार गठन के बाद बीजेपी सरकार ने तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हटाने का काम किया। ऐसे में आज आउटसोर्सिंग कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं, इसलिए मजबूरन कांग्रेस को इन साथियों के साथ धरने पर बैठना पड़ा, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हम सरकार के खिलाफ इतनी जल्दी कोई आंदोलन करें। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने इतनी अल्प अवधि में अपना असली चेहरा दिखाया है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन सरकार ने ठीक इसके उलट जिनका रोजगार था उनका रोजगार खत्म करने का काम किया। प्रीतम सिंह का कहना रहा कि इस विषय में जल्द ही मुख्यमंत्री से समय लेकर उनके समक्ष इन कर्मचारियों को पुनः सेवा में बहाल किए जाने की मांग करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम किया, स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान देने का काम किया
सरकार गठन के बाद आप देख लीजिए तमाम साथियों को जो है सरकार ने हटाने का काम किया या उनकी सेवाओं को समाप्त करने का काम किया। आज हमारे तमाम साथी आज यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और इसके आज मजबूरन कांग्रेस को जो है साथियों के बीच में आना पड़ा। हम नहीं चाहते थे कि हम सरकार के खिलाफ इतनी जल्दी कोई आंदोलन या कुछ बात कहें, लेकिन सरकार ने अल्प अवधि में अपना असली चेहरा दिखाने का काम किया, असली रूप दिखाने का काम किया है। और चुनावी घोषणा पत्र में, दृष्टि पत्र में उत्तराखंड के नौजवान साथियों से ये आह्वान किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन इस सरकार ने पहला प्रहार जिनका रोजगार था वो बेरोजगार करने का काम किया। हमको समर्थन देने यहाँ पर आना पड़ा है। हम मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री से समय भी। प्रदेश में चुनाव के नतीजे आने के बाद पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों के साथ साथ कई वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद विपक्ष लाल होता नजर आ रहा है। कांग्रेस लगातार देश भर में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आ रहा है, तो वहीं कल से एक सप्ताह तक कांग्रेस पर देश भर में महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। और इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने कहा है कि इस सरकार ने चुनाव के नतीजे आने के बाद ही जनता को महंगाई का जो गिफ्ट दिया है उससे जनता पर बहुत बुरा असर पड़ा है। चुनाव जब गतिमान होते हैं तो सारी चीजों पर रोक लगा दी जाती है, कीमतों में इजाफा नहीं होता, कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं और 4 राज्यों में केंद्र सरकार की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज होती है, तो जनता को नाश्ते में कहूं या सौगात में कहूं या तोहफे में कहूं, ये परोसा जाता है और जिसे महंगाई कहा जाता है। विकराल और सुरसा का रूप महंगाई ले चुकी है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष का नाम है। हम ताजा ताजा हारे हैं, लेकिन जनता ने आशीर्वाद हमें भी दिया है। सभी राज्यों में चाहे कम कहीं ज्यादा हमें आशीर्वाद मिला है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी उन अपने वोटर्स के प्रति बनती है, जनता के प्रति बनती है। दबे हुए, कुचले हुए, वंचित, शोषित, गरीब समाज की हमने आवाज उठाना हमेशा शुरू किया था। हम उसको रोकेंगे नहीं, हम आवाज आज भी उठाएंगे। आप देख रहे हैं देशव्यापी हमारा प्रदर्शन चल रहा है महंगाई के ऊपर। पहले प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, फिर आपने देखा महानगर और जिलों ने प्रदर्शन किया, और कल हम गांधी पार्क में प्रातः 11 बजे धरना देने जा रहे हैं महंगाई के ऊपर। ये हमारा लगभग 1 सप्ताह चलने वाला वृहद कार्यक्रम है जो हर प्रदेश में हो रहा है। माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के आह्वान पर सरकार को आईना दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। रेता, बजरी, सीमेंट, ईंट, सरिया, कोई चीज नहीं छोड़ी आपने। खाने का तेल नहीं छोड़ा आपने, भराने का तेल नहीं छोड़ा आपने। तो कोई तो ऐसी चीज हो, टोल टैक्स में आपने बढ़ोतरी कर दी, सीएनजी में आपने बढ़ोतरी कर दी, भवनों में आपने कर बढ़ा दिया। तो ऐसे में लग रहा है कि जनता आखिर जाए तो जाए कहाँ। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।